क्या भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली मेटा कंपनी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह देश के प्रधानमंत्री का वीडियो भी हटा दे और फिर सिर्फ इतना कहकर अपना मामला खत्म कर दे और पल्ला झाड़ ले कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी? सवाल छोटा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गनेंद्र सिंह सरोहा। यह बात किसी आम यूजर की नहीं है, उसकी पोस्ट की नहीं है। बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सेल्फी वाली वीडियो की है जिसकी पहुंच 24 घंटे के भीतर 30 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी थी। फिर अचानक वीडियो हट गया। बाद में मेटा की ओर से इसे तकनीकी समस्या बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि तकनीकी गड़बड़ी आखिर थी क्या? वीडियो क्यों हटा? किस सिस्टम ने इसको हटाया? क्या यह ऑटोमेटिक कार्रवाई थी या किसी व्यक्ति ने यह फैसला लिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेटा ने इस तकनीकी गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय को दी? अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? क्योंकि आज मामला केवल एक वीडियो का नहीं है, मामला उस ताकत का है जो धीरे धीरे हमारी मोबाइल से निकलकर देश की राजनीति, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच चुकी है। मेटा के प्लेटफॉर्मों पर बच्चों से जुड़ी यौन शोषण सामग्री, फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर ठगी और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसे कंटेंट के खिलाफ शिकायतों के बावजूद चीजों को नकारने व कार्रवाई में देरी के मेटा पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हट गया तो तकनीकी गड़बड़ी का जवाब तुरंत आ गया। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की प्राथमिकताएं सही है? क्या गंभीर और आपराधिक सामग्री को हटाने की व्यवस्था उतनी ही तेज है जितनी किसी बड़े राजनीतिक वीडियो के मामले में यहां दिखाई देती है? और अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? यह पहली बार नहीं है जब मेटा और भारत सरकार के बीच कानूनी डेटा, प्राइवेसी और जवाबदेही को लेकर टकराव हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों में मेटा के खिलाफ कई बड़े सवाल उठे हैं। 2021 में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और मेटा कंपनियों के बीच डेटा साझा करने को लेकर भी विवाद हुआ था। भारत की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने मेटा और व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ा और अभी यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन यहां असली सवाल यह है कि भारत में करोड़ों लोगों का डेटा इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनी को भारतीय कानूनों और नियामकों के प्रति कितनी जवाबदेही होनी चाहिए? क्या कंपनी की व्यावसायिक नीति देश के कानून से ऊपर हो सकती है? अब दूसरा और उससे भी गंभीर विवाद है। भारत सरकार गंभीर अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच से जुड़े मामलों में यह जानना चाहती है कि किसी आपत्तिजनक या आपराधिक संदेश को सबसे पहले किसने भेजा। सरकार का तर्क है कि गंभीर अपराधों की जांच में संदेश के पहले स्रोत, फर्स्ट ओरिजिनेटर तक पहुंचना बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि उसकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाली व्यवस्था यूजर की निजी बातचीत की सुरक्षा के लिए है। कंपनी का तर्क है कि संदेश के मूल स्रोत को ट्रैक करने की व्यवस्था बनाने से एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी कमजोर हो सकती है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन है। लेकिन इसे एक आम उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी 18 साल की बेटी को किसी व्यक्ति या किसी संगठित ग्रुप ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजा, या किसी साइबर ठग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए आपसे ठगी की। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि यह पूरा षड्यंत्र कहां से शुरू हुआ। पहला संदेश किसने भेजा, पहला अकाउंट कौन चला रहा था और उसके पीछे कौन लोग थे। अगर जांच एजेंसी की तकनीकी और कानूनी कारणों से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है तो अपराध की जड़ तक पहुंचना कठिन हो सकता है और कोर्ट में केस टिक ही नहीं पाएगा। अपराधी गिरफ्तार होने के बावजूद छूट जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी सवाल है कि क्या अपराधियों तक पहुंचने के लिए हर आम नागरिक की निजी बातचीत की सुरक्षा कमजोर कर दी जाए?
यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी और संवैधानिक सवाल है और यह भी कोर्ट में विचाराधीन है। अब आइए राजनीति पर। अन्ना हजारे आंदोलन, शाहीन बाग, सीएए एनआरसी आंदोलन, किसान आंदोलन और अब सीजेपी आंदोलन। इन आंदोलनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की भूमिका को लेकर लगातार बहस हुई है। मेटा पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार विरोधी वीडियो और पोस्ट को ज्यादा पहुंच मिली, जबकि सरकार और उसके समर्थकों का पक्ष अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया। दूसरी ओर मेटा और सोशल मीडिया कंपनियों का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की पहुंच कई तकनीकी संकेतों पर निर्भर करती है, जैसे लोग वीडियो को कितना देखते हैं, कितना शेयर करते हैं और कितनी उस पर टिप्पणियां या कमेंट करते हैं और कंटेंट पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है। लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, क्या एल्गोरिथम पूरी तरह से निष्पक्ष है? क्या किसी राजनीतिक विचारधारा को अनजाने या जानबूझकर ज्यादा बढ़त मिल सकती है या मिलाई जाती है? क्या करोड़ों लोगों को यह पता होता है कि उनके मोबाइल पर कौन सा वीडियो क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों वो बार बार आ रहा है? क्यों अगर एल्गोरिथम समाज की राय बनाने लगे तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? कंपनी के प्रति, शेयरधारकों के प्रति या उस देश के प्रति जहां उसके करोड़ों यूजर मौजूद हैं? मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के भारत में कार्यालय हैं, उनके कर्मचारी हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन आम नागरिक की बात तो छोड़िए, कई बार सरकार और जांच एजेंसियों को भी जवाब पाने के लिए लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसी वीडियो को हटाने पर जवाब मिलता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है ये। किसी अकाउंट को बंद करने पर कहा जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन आपने किया है और किसी कंटेंट की पहुंच कम होने पर कहा जाता है एल्गोरिथम ने ही ऐसा किया है। लेकिन एल्गोरिथम ने ऐसा क्यों किया? टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी? किस नियम के आधार पर यह कार्रवाई हुई है? इसकी विस्तृत रिपोर्ट कभी किसी को नहीं मिलती। क्या भारत के नियामक इन सवालों का जवाब मांग सकते हैं? और अगर मांग सकते हैं तो क्या उन्हें समय पर इसका जवाब भी मिलता है? मेटा भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म चलाती है। भारत उसके सबसे बड़े बाजारों में शामिल है। कंपनी यहां विज्ञापन और डिजिटल सेवाओं के जरिए हर साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सन 2025 में मेटा ने करीब 6,000 करोड़ रुपए का आयकर के रूप में भारत सरकार को दिए। लेकिन जब कानून और जवाबदेही की बात आती है तो मेटा अक्सर कोर्ट खेलने लग जाती है। कंपनी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करती है और सरकार इधर नियम बनाती है, कंपनी अदालत में पहुंच जाती है, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। इस दौरान तकनीक आगे निकल जाती है, नई पीढ़ी ही बदल जाती है और एल्गोरिथम भी बदल जाते हैं, लेकिन कानून और जवाबदेही का सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर इतनी ही परेशानी है तो मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भारत में बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? भारत में करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक के करीब 40 करोड़ अकाउंट्स हैं। व्हाट्सएप के 60 करोड़ यूजर हैं। व्हाट्सएप केवल चैटिंग का माध्यम नहीं रह गया है, लोग इससे व्यापार करते हैं। छोटे दुकानदार नए नए ग्राहक बनाते हैं। कई लोग नौकरी और रोजगार से जुड़े हुए हैं। परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकारी सूचनाएं भी इसी माध्यम से पहुंचती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों छोटे व्यवसायी अपना कमाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अचानक बंद करना आसान नहीं होगा। लेकिन सरकार पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला देकर टिकटॉक, वीचैट और पबजी जैसे 300 से ज्यादा चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है, सवाल यह है
कि क्या भारत अपने नागरिकों के लिए विदेशी प्लेटफॉर्मों पर पूरी तरह निर्भर रहेगा? अगर भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो केवल विदेशी कंपनियों को नियमों का नोटिस देना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को अपने मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे। शेयरचैट जैसे भारतीय भाषा आधारित प्लेटफॉर्म हैं। मौज और जोश जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी हैं। भारतीय कंपनियों ने कई डिजिटल विकल्प भी तैयार किए हैं, लेकिन अभी इनमें से कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप के बराबर नहीं पहुंच पाया है। भारत को ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो भारतीय भाषाओं में काम कर सकें, जिनके सर्वर और डेटा ढांचे पर भारत का प्रभावी नियंत्रण हो, जो भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेह हो और जो दुनिया के प्लेटफॉर्मों से प्रतिस्पर्धा भी कर सकें। और अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, भारत का अपना गूगल जैसा सर्च इंजन क्यों नहीं है? चीन के पास बाइडू है, रूस के पास येंडेक्स है और दक्षिण कोरिया के पास नेवर है, लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत के पास गूगल के स्तर का अपना बड़ा सर्च इंजन क्यों नहीं है? भारत ने यूपीआई बनाया है, भारत ने आधार बनाया है, डिजिटल पेमेंट में दुनिया को रास्ता दिखाया है, ओएनडीसी जैसी पहल भी शुरू की है। तो फिर भारत अपना मजबूत सर्च इंजन और सोशल मीडिया इकोसिस्टम क्यों नहीं बना सकता? यह केवल कारोबार का सवाल नहीं है, यह डिजिटल संप्रभुता का भी सवाल है। अब बात करते हैं जेन जी और जेन अल्फा की। ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे देशों में कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम और प्रतिबंधों पर बहस शुरू हुई है। भारत में भी यह सवाल उठना चाहिए, क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कोई आयु सीमा होनी चाहिए? क्योंकि आज बच्चों की दुनिया केवल घर, स्कूल और मोहल्ले तक सीमित नहीं रह गई है। उनकी दुनिया मोबाइल के एल्गोरिथम से बनने जा रही है। उन्हें क्या दिखेगा, किसकी बात सुनेंगे, किसे वो अपना आइडियल मानेंगे और किस विचारधारा को सही समझेंगे, यह बहुत हद तक सोशल मीडिया तय कर रहा है। पहले माता पिता बच्चों को समझाते थे कि गलत संगत से दूर रहो, मोहल्ले में किसके साथ घूम रहे हो इसका ध्यान रखते थे, स्कूल में किसके साथ दोस्ती है उस पर भी सावधान रखते थे। लेकिन आज बुरी संगत केवल मोहल्ले, स्कूल या सड़क पर नहीं मिलती है, वह मोबाइल के अंदर है। एक वीडियो से शुरू होती है और फिर दूसरा वीडियो आता है और फिर तीसरा, और यह क्रम चलता रहता है। और कुछ ही दिनों में एल्गोरिथम बच्चे को एक ऐसी डिजिटल दुनिया में पहुंचा सकता है जहां केवल एक ही तरह की बातें वह सुनाई देती हैं उसको। वह दुनिया राजनीतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, कट्टरपंथी भी हो सकती है और हिंसक भी, या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली भी। और माता पिता को इसका पता ही नहीं चलता। सरकार को अब बड़ा फैसला करना होगा। इसलिए मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से है, ऐसी डिजिटल नीति बनाएं जिसमें प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एल्गोरिथम की भी जवाबदेही हो, बच्चों की सुरक्षा हो, साइबर अपराध की जांच आसान हो और प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे। और भारत के अपने सोशल मीडिया तथा सर्च प्लेटफॉर्म भी मजबूत बने, क्योंकि यह लड़ाई केवल एक वीडियो को हटाने की नहीं है, यह लड़ाई तय करेगी कि आने वाले समय में भारत की डिजिटल दुनिया कौन चलाएगा। भारतीय कानून, भारतीय संस्थाएं, भारतीय कंपनियां या फिर दुनिया के दूसरे देशों में बैठी कुछ बड़ी टेक कंपनियां। आपका क्या कहना है? क्या मेटा और दूसरी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर भारत में और सख्त कानून लागू होने चाहिए? क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध या सख्त नियंत्रण होना चाहिए? क्या भारत को अपना मजबूत सोशल मीडिया और सर्च इंजन बनाना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेटा को प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने की पूरी टेक्निकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी टिप्पणी इस बहस को आगे बढ़ा सकती है।